श्यामू जी ये दो उसको पैसे ले लो। जी। दोस्तों दिन था 14 अप्रैल 1891 का। मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसने समाज में हजारों सालों से चली आ रही जाति व्यवस्था को इस कदर तोड़ा कि वो कभी जुड़ी नहीं। दोस्तों आप बाबा साहेब को तो बखूबी जानते हो, लेकिन उनके बारे में बहुत कम जानते हो। कास्ट असल में होती क्या है। बाबा साहब को पहली बार जब पता चला जब वे अपने पिताजी से मिलने अपने भाई के साथ गोरेगांव जा रहे थे। जैसे ही वो गोरेगांव स्टेशन में पहुंचे तो उनके पिताजी किसी कारणवश उन्हें स्टेशन लेने नहीं आ पाते। जब वो अपने पिताजी का स्टेशन पर वेट कर रहे थे तो उनकी पोशाक और उनको वेल ड्रेस्ड देखकर वहाँ के स्टेशन मास्टर उनकी तरफ आए और उनसे बड़े प्यार से पूछे कि आप कौन है और आपको कहाँ जाना। लेकिन जैसे ही बाबा साहब ने अपने मुंह से अपना नाम लिया और उसके बाद स्टेशन मास्टर को पता चला कि ये किस जाति से बिलोंग करते हैं, उसके बाद स्टेशन मास्टर के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे अजीब से हुए कि बाबा साहब को देखकर लगा कि जैसे इन्होंने सांप सूंघ लिया हो। तभी बाबा साहब का पहला एनकाउंटर था जाति। जब उन्हें पता चला कि इस देश में ऐसा भी कुछ व्यवस्था स्थापित है, जातियों से लोगों की हैसियत तय होती है। तो स्कूल में बाकी छात्रों से बिल्कुल दूर बिठाना, जहाँ से सब पानी पी रहे हैं वहां से पानी न पीने देना, इस तरीके की अपने आसपास व्यवहार देखने के बाद भी बाबा साहब अपने मकसद से बिल्कुल हिले नहीं और बाबा साहब ने ठान लिया कि इस नरक से अगर निकलना है तो सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है शिक्षा। दोस्तों एक बार की बात है जब अम्बेडकर अपने भाइयों के साथ कहीं पर जा रहे हैं, लेकिन रिक्शा वाले को जब पता चला कि ये तो नीचे जाति का और रिक्शा ऑब्वियसली सो कॉल्ड ऊंची जाति का था, तो रिक्शा वाले ने उनको बीच सड़क पर उतार दिया। बाबा साहब का एनकाउंटर जाति के साथ एक इस तरीके का भी हुआ है कि जब बाबा साहब अपने बाल कटाने के लिए नाई के पास गए तो बाबा साहब को नाई ने ये कहकर भगा दिया कि हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते क्योंकि तुम अछूत हो। इस लड़के को लगता है चूंकि इसका बाप सूबेदार मेजर है तुम इसके बाल काटोगे। अरे सूबेदार हो या मेजर, महार तो महार ही है। अगर तुम भैंस के बाल काट सकते हो तो तुम भैंस गधे और कुत्तों से भी बदतर हो। तो दोस्तों जाति के द्वारा होने वाला भेदभाव तो अम्बेडकर ने अपने जीवन के हर मोड़ पर देखा। हम बात करने वाले हैं अम्बेडकर की एजुकेशन के बारे में, क्योंकि जो सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोग उस समय अपने आप को इतना एलिट मानते थे और वो मानते थे कि पढ़ना लिखना नीचे शूद्रों के बस की बात नहीं है। उन्होंने उस चीज को तोड़ा और उन्होंने ये दर्शाया कि अगर तुम्हारे ऐसा मौका हम शूद्रों को मिले तो हम भी काफी अच्छा कर सकते, इवन तुमसे अच्छा कर सकते। उसी के कुछ उदाहरण है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। इरशाद इरशाद। एजुकेशन के लिए बाबा साहब की फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हुई। सितारा से, महाराष्ट्र में जो सितारा है वहां से बॉम्बे शिफ्ट हुई। उस समय देश के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक एल्फिंस्टन हाई स्कूल में बाबा साहब का एडमिशन कराया। लेकिन बड़े शहर में आने का मतलब ये कतई नहीं था कि जातिवाद उनका पीछे छोड़ देगा। वहां भी उनसे जातिवाद भर भर के किया गया। दोस्तों एक बार की बात है जब बाबा साहब अपने स्कूल में गए, स्पेशल लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स में उन्होंने संस्कृत को चुना, लेकिन सारे ब्राह्मण टीचर ने वहां पर संस्कृत पढ़ाने से सख्त मना कर दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत एक एलीट भाषा है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऊंची जाति के लोगों के लिए बनी है। तुम शूद्र लोग इस संस्कृत भाषा को पढ़कर उसे अपवित्र कर दोगे। मैंने तुम्हें संस्कृत लेने के लिए बोला था, फांसी क्यों ली? सर ने कहा कोई सच्चा ब्राह्मण मुझे संस्कृत पढ़ाकर वेद भाषा अपवित्र नहीं करेगा। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना सीधे प्रिंसिपल के पास जाना। गया था। इसी कारण उन्हें स्पेशल लैंग्वेज में पर्शियन लैंग्वेज लेनी पड़ी। हालांकि बाद में उन्होंने संस्कृत खुद से ही सीख ली थी। दिमाग। दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं कि उस वक्त भारत में सारे ही लोग कास्टिज्म को फॉलो कर रहे थे। कुछ एलिट लोग और कुछ समझदार लोग भी थे जिनके अंदर जमीर जिंदा था, जो इस प्रकार की जातिवादी व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जाति व्यवस्था में मानते थे और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। इंटरमीडिएट के बाद अम्बेडकर के पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि अब उन्हें वो ग्रेजुएशन करा सके। इसी भी चाहते हैं साहू जी महाराज। साहू जी महाराज को अगर हम देखें तो साहू जी महाराज का अम्बेडकर की जिंदगी में बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है। अगर अम्बेडकर की मदद साहू जी महाराज उस समय नहीं करते शायद अम्बेडकर आज अम्बेडकर ना हो। दोस्तों 1913 में बड़ौदा स्टेट के साहू जी महाराज द्वारा बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम प्रोग्राम चलाया जिसमें अम्बेडकर भी सिलेक्ट हुए। 1913 में यूएसए में एडमिशन लेने के बाद एमए इकोनॉमिक्स एंड एमए सोशियोलॉजी में 2 सालों में दोनों कंप्लीट। 1915 में वह पीएचडी कंप्लीट करते हैं, लेकिन उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ौदा सरकार ने उन्हें स्कॉलरशिप दी थी, लेकिन स्कॉलरशिप देने की शर्त ये थी, उनसे एग्रीमेंट साइन कराया गया कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वो वापस आएंगे और बड़ौदा स्टेट की गवर्नमेंट में अपनी सर्विस देंगे। इसलिए बाबा साहब की पढ़ाई पूरी होने के बाद बड़ौदा सरकार ने उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरीट की नौकरी प्रदान की। लेकिन जाति है कि जाति नहीं, मिलिट्री सेक्रेटरी बनने के बाद भी इतने ऑफिस का जो प्यून था वो फाइल उन्हें डायरेक्ट हैंड टू हैंड नहीं देता था, क्योंकि जिससे वो कांटेक्ट में आ जाएगा और वो अछूत हो जाएगा, इसलिए वो फाइल उन्हें ऐसे फेक कर देता था ताकि वो कांटेक्ट में ना आ सके। इवन उन्हें ऑफिस में सबसे ऊंचे पद पे होने के बाद भी ऑफिस का पानी पीने की अनुमति नहीं थी।
यहाँ हम छोटी सी सरकारी नौकरी लगने के बाद अपने आप को इतना बड़ा मानने लगते हैं। इवन समाज में भी हमें काफी इज्जत मिलने लगती है। उस आदमी ने लंदन में जाके पढ़ाई करी, यूएसए में जाके पढ़ाई करी, और जब वो भारत वापस आया तो उसे उस राज्य में काफी सम्मानजनक नौकरी मिली। उसके बाद भी उसके साथ भेदभाव हो रहा था सिर्फ और सिर्फ उसकी कास्ट की वजह से, और उसके बाद भी वो आदमी डट के खड़ा था। नौकरी तो मिल गई, लेकिन फिर भी जाति नहीं, घर नहीं मिल रहा था। दोस्तों सोचिए कि आप एक पीएससी परीक्षा दे रहे हैं और आप एज ए डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन होते हैं, लेकिन आपको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपकी कास्ट अलग है। अम्बेडकर साहब के साथ भी यही हुआ। जब वो बड़ोदरा स्टेट में मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी पर लगे, तो उसके बाद जब उन्होंने अपना घर देखना तलाश किया तो उन्हें कोई भी घर नहीं दे रहा था, क्योंकि शुरुआत में सब उनका हुलिया देखकर सोचते थे कि ये कोई ऊंची जाति का ही होगा, लेकिन जैसे ही उनको नाम पता चलता था और जाति पता चलती थी, वो रूम ऑटोमेटिक बुक हो जाता। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर वापस जब मुंबई आए तो उन्होंने अपना फाइनेंस का बिजनेस शुरू किया, जहां वो लोगों को फाइनेंस की एडवाइस देते थे। लेकिन फिर भी यार जाति है कि जाएगी नहीं, तो फाइनेंस की एडवाइस तो लोग ले लेते, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता था कि ये किस जाति से बिलोंग करते हैं, लोग उनके पास आना कम कर देते थे। जो बाबा साहब ने बिजनेस चालू किया वो बिजनेस भी फ्लॉप ही रहा, सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से। दोस्तों अब जरा सोच के देखो कि आप इतनी इतनी महान यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, आपके पास हर वो काबिलियत है जो देश में लोगों को चाहिए और आप प्रोवाइड करा सकते, आपको वो काम करने से मना कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपकी कास्ट की वजह से। अब बात करते हैं न्यू जर्नी ऑफ अम्बेडकर। तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चिटनम कॉलेज में उन्होंने एक एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया। दोस्तों लेकिन जाति है कि जाति, प्रोफेसर होने के बाद भी उन्हें स्कूल के अंदर पानी तक पीने से मना किया जाता था। दोस्तों अपने साथ हुए इस भेदभाव को देखते हुए बाबा साहब को इतनी सी बात समझ में आ गई कि जब मैं इतना पढ़ लिखने के बाद भी मेरे साथ ये समाज इतना भेदभाव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरी जाति को लेकर, तो जो मेरे समाज के बाकी लोग हैं यानी कि 99% हैं जिन्होंने आज तक स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा, उनके साथ ये समाज क्या क्या करता हो। तो इसलिए उनको समझ में आ गया कि भारत की आजादी में जितना कंट्रीब्यूशन उन्हें देना चाहिए, उससे ज्यादा अनटचेबल्स को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। ये रीजन था कि 1920 में डॉक्टर अंबेडकर अपने दोस्तों की मदद से वापस लंदन जाते हैं। 1923 में एनएससी से पढ़ाई करके डॉक्टरेट की उपाधि लेकर वो वापस आते। ऐसा करने वाले डॉक्टर अंबेडकर उस समय अकेले भारतीय, आई रिपीट अकेले भारतीय थे। फिर अपना सारा योगदान दिया अनटचेबल्स को अपलिफ्ट करने में और सिर्फ समाज को जगाने में कि शिक्षा के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है कि वो अपने जीवन को सुधार सके। मौजूदा सरकार या मौजूदा लोग इस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अगर पावर रही, उनके मजे ही मजे। दोस्तों इसी के चलते 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकर्मी सभा का निर्माण किया, जिसका काम था दलितों के सोशियो इकोनॉमिक को और एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करना। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में महार सत्याग्रह यानी कि पानी पीने तक के लिए भी आंदोलन किया था। उस समय दलितों को सार्वजनिक जगह से पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। तो 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महार सत्याग्रह किया। वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हर जगह अंबेडकर ने दलितों को हित को हमेशा ऊपर रखा। हिंदू कोड बिल के अगर आप बारे में गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लागू करवा कर कितना बड़ा महान कार्य किया। अगर आपसे आज 18 घंटे काम नहीं कराया जाता तो वो भी सिर्फ बाबा साहेब की ही देन है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस की। उस समय मैं आपको बता दूं सदन में बैठे हुए अधिकतर लोग इस बिल के खिलाफ थे। कई हिंदू संगठन इस बिल को ऐसा मान रहे थे बाबा साहब ने इस बिल को लाकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है और हिंदू धर्म पे संस्कृति को इस बिल से नुकसान, क्योंकि उसमें महिलाओं की आजादी की बात थी। इस बिल को पहले तो फिलहाल रद्द किया गया, लेकिन बाद में जब बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया, आप सोच सकते हैं उस वक्त भारत में ऐसे भी नेता हुआ करते थे जो कि अपने कानून को पास करवाने के लिए, जनता की भलाई के लिए, अगर वो पास नहीं होता था तो सदन से इस्तीफा दे देते थे। आजकल के भ्रष्ट नेता अपनी कुर्सी तो क्या लोगों के लिए अपनी जेब से 10 रुपए भी नहीं निकालेंगे। उस समय ऐसे नेता हुआ करते थे। अगर आप वुमेन है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी 2 साल की मटर्निटी लीव दी जाएगी आपको, चाहे भले ही आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, और कोई भी सैलरी नहीं काटी जाएगी, आप किसी भी कास्ट के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों उनकी बुक है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, जो की उनकी थीसिस का चैप्टर भी हुआ करता था, भारत में रुपए की समस्या। उसी किताब के तर्ज पर आज हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा। दोस्तों इतने सारे संघर्षों से निकलने के बाद भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को इस काबिल बनाया कि पूरे भारत में उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जो संविधान लिख सके। इवन सो कॉल्ड ऊंची जाति कहने वाले अपने आप, उनमें भी कोई इस काबिल नहीं था जो संविधान को लिख सके। इसलिए भारत में डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और संविधान लिखने की जिम्मेदारी उन पर डाली गई, और उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।